आज के इस संगोष्ठी के दूसरे सत्र में आप सभी को स्वागत करता हूं। हमारे इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर पी रवि जी। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम के हिंदी विभाग की शोधार्थिनी कुमारी ऐश्वर्या अनिल कुमार को स्वागत करता हूँ। नमस्ते। सम्माननीय विद्वान वक्तागण, सेंट पीटर्स कॉलेज तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं अन्य प्रतिभागियों, आप सभी का सादर प्रणाम। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। इस समारोह में आपकी उपस्थिति इसे और अधिक गरिमामयी बना रही है। इस सत्र में हमारे साथ विशेष विद्वान वक्ता उपस्थित हैं। हिंदी विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के सम्माननीय प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, जिनके लेखन और आलोचना हिंदी साहित्य में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उनका स्वागत करते हुए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रोफेसर पी रवि जी, भूतपूर्व प्रोफेसर, हिंदी विभाग, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय कालड़ी। आपने अपने लंबे शैक्षणिक जीवन में कई विद्यार्थियों को साहित्य की गहरी समझ प्रदान कर उन्हें मार्गदर्शन दिया है। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर शांति नायर जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय कालड़ी, जो शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने समर्पण और कार्य के लिए प्रसिद्ध है। उनका साहित्यिक दृष्टिकोण एवं सत्र को और भी समृद्ध बनाएंगे। उनका भी सादर स्वागत करती हूँ। इन सभी वक्ताओं के विचार हमें अपनी सोच के दायरे को और बढ़ाने का अवसर देंगे, जिससे हम साहित्य के सार को न केवल समझ सकें बल्कि उसे अपने जीवन में उतार भी सकें। आशा करती हूँ कि यह सत्र न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि हम सभी के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने वक्तव्य देने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। आपने कम उम्र में ही कविता को अपना क्षेत्र बना लिया था। पहली कविता आपकी 1986 में प्रकाशित हुई थी। फिर 1984 से निरंतर आपके कविताओं का प्रकाशन होते आ रही है। आपकी पहली कविता संग्रह 2010 में प्रकाशित हुई थी और दूसरी कविता संग्रह शांति पर्व जो 2024 को प्रकाशित हुई। साथ ही आप लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई स्मृति सम्मान से भी सम्मानित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वक्ता के रूप में आप हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका विषय है भारतीय लोकतंत्र, वंचित समाज और हिंदी कविता। सत्र के आदरणीय अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, आलोचक, सहृदय प्रोफेसर पी रवि जी, मंच पर आदरणीय साथी वक्ता, कवि, अध्येता और आलोचक प्रोफेसर शांति नायर जी, सभागार में बैठे हुए अनेक गुरुतुल्य विद्वान प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन सर, प्रोफेसर रवि भूषण जी, प्रोफेसर शशि मुदिराज जी, आदरणीय भाई राकेश कुमार सिंह जी, भरत प्रसाद जी, जुबीन जी, विशाल जी, विश्वासी एक्का जी, और इस महाविद्यालय के हमारे सभी साथी, डॉक्टर सिंधु टीआई, डॉक्टर सिंधु पी कोमा, डॉक्टर बीना पैली, डॉक्टर गीता के, डॉक्टर अंजलि कृष्णन और आप सभी युवा दोस्तों। ये कॉलेज मेरे घर की तरह है, ये शहर भी, क्योंकि इतनी दफ़ा मैं यहाँ आ चुका हूँ कि मुझे मालूम है कि कहाँ से कहाँ जाना है। यदि मैं इस कॉलेज के गेट में घुसूँ तो मुझे मालूम है प्रिंसिपल का दफ्तर किधर है, हॉल किस फ्लोर में है, और मैं दूसरों को ले जा सकता हूँ। तो इतना नज़दीकी, इतना प्रेम का और इतना विश्वास का ये रिश्ता है। और चौथी दफ़ा मैं यहाँ आया हूँ और मुझे लगता है 10-12 दिन से ज़्यादा कुल मिलाकर पिछले 10 वर्ष में मैं यहाँ रह चुका हूँ। इसीलिए जब प्रोफेसर सिंधु जी ने मुझे कहा कि इस सेमिनार में आना है तो मैंने शुरुआती तौर पर ये उनसे अनुरोध किया कि वो मुझे ना बुलाएं। मेरी
और दूसरे साथियों को बुलाएं ताकि और भी लोग इस शहर को, इस जगह को देख सकें और आप सबसे उनका परिचय हो सके। लेकिन उन्होंने एक भावनात्मक बात कही, मुझे पता नहीं यहाँ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो ये कि जल्दी ही वो अवकाश प्राप्त करने वाली हैं और संभव है कि इसके बाद वो कोई आयोजन न करें, न कर सकें। इसलिए वो चाहती हैं कि इसको एक विदाई के तौर पर किए गए आयोजन की तरह इसको देखा जाए और मैं उसमें शामिल हूँ। मैंने उनसे कहा कि नहीं, जब आप रिटायर होंगी तब भी हम लोग आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस अवसर पर आइए। तो सबसे पहले मैं सिंधु जी को और उनके साथ सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। ये जो विषय है, ये मेरे विषय में लोकतंत्र है, साहित्य है यानी कविता है, और बीच में एक और शब्द है वंचित। मैं समझता हूं कि बिना वंचित के तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। यानी लोकतंत्र का कोई महत्व है, लोकतंत्र का कोई महात्म्य है, यदि पिछले 300 वर्षों से ज्यादा के संघर्ष से लोकतंत्र ने दुनिया में कुछ बदलाव किया है, तो उसका सीधा और सबसे प्रभावशाली असर वंचित समुदायों पर, वंचित समाज पर हुआ है। असल में एक क्रांतिकारी परिघटना है, कुलीनों के लिए नहीं, अभिजनों के लिए नहीं, क्योंकि कुलीनों और अभिजनों के लिए, शक्तिवानों के लिए तो ये शोषण व्यवस्था को जारी रखने का एक और तरीका है। जो पहले सामंत था, जो वर्ण व्यवस्था में पहले ऊपर था, जो ऐसे रंग का था जिसे समाज में पहले से ही स्थान प्राप्त था, ऐसे लिंग या यौनिकता से जिसका संबंध था जो पहले ही शक्तिवान थी, वो तो उसको कंटिन्यू करने, उसको आगे बढ़ाने का एक तरीका लोकतंत्र ने बनाया, रूप बदलने का अवसर दिया। पेट्रियार्की का, पितृसत्ता का रूप बदला, फ्यूडलिज्म का रूप बदला, पावर स्ट्रक्चर का रूप बदला। लेकिन असल में यदि लोकतंत्र एक क्रांतिकारी चीज है तो वो किसके लिए है? वो वंचितों के लिए है, अभावग्रस्तों के लिए है, निर्बलों के लिए, अबलों के लिए है। इसलिए ये एक अतिरिक्त शब्द है मेरे वक्तव्य में, लेकिन मैं समझता हूं कि 300 वर्षों से ज्यादा को लोकतंत्रों का जो इतिहास है, उसमें कई बार इसको बीच में छोड़ देने से लोकतंत्र के बारे में बहुत तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। अपने मुख्य वक्तव्य पर जाने से पहले मैं कई बार यह सा अनुभव करता हूं कि भारतीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में भी और हिंदी कविता में भी जब भी लोकतंत्र पर आक्रमण किया गया है, उसकी अवमानना की गई है, उसको एक जन विरोधी उसका चेहरा उद्घाटित किया गया है, तो इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि इस लोकतंत्र की धीमी प्रक्रिया के कारण जो वंचित समुदायों पर क्रांतिकारी असर पड़ रहा है, उसको अनदेखा किया गया। यानी नई कविता के दौर में जब हमारे सबसे महत्वपूर्ण कवि और रचनाकार लोकतंत्र पर विमर्श कर रहे थे, जैसे कि नागार्जुन, जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल, जैसे कि मुक्तिबोध, जैसे कि रेणु, यशपाल, या बाद में चलकर नई कविता के बाद के परिदृश्य में जब लोकतंत्र का विश्लेषण कविता का एक प्रमुख विषय हो गया, धूमिल के यहां, रघुवीर सहाय के यहां, सर्वेश्वर के यहां, दुष्यंत कुमार के यहां, और उसके बाद में आने वाले उन कवियों के यहां जिन पर नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रभाव था, चाहे वो चंद्रकांत देवताले हो, चाहे लीलाधर जगूड़ी, चाहे आलोक धनवा, चाहे वेणुगोपाल, चाहे कुमार विकल, और उससे आगे बढ़ते चले आए। जब भी लोकतंत्र की आलोचना की गई, उसके राजनीतिक प्रारूपों की आलोचना की गई, तो इस बात को अनदेखा किया गया कि इसका
एक बहुत ही प्रभावशाली असर कैसे एक क्रांतिकारी तरीके से निचले स्तरों पर पड़ रहा है। इसलिए 85, 86, 87 के बाद जो उभार हुआ, दलितों का उभार, आदिवासियों का उभार, पिछड़ों का उभार, स्त्रियों का उभार, आपने कभी नहीं सोचा कि यदि लोकतंत्र ना होता, वो चाहे जैसा भी है, आधा अधूरा, एकायामी, एक स्तरीय, जिसमें बहुत सारे जन विरोधी परियोजनाएं जिसके भीतर चल रही हैं, लेकिन यदि वो ना होता और वही सामंतवाद पर आधारित कोई व्यवस्था होती जो पितृसत्ता को उतना भी चुनौती नहीं देती जितना कि इस लोकतंत्र ने दिया, यदि वो वर्ण, जाति और गोत्र की व्यवस्था को इतनी भी चुनौती नहीं देता जितना कि इस लोकतंत्र ने किया, तो सोचे दलित, आदिवासी, स्त्रियां, पिछड़े और तमाम ऐसे हाशिए के लोग आज कहां होते? क्या वो राजनीति में इस तरह से दिखाई दे रहे होते आज? क्या उनकी अलग इकोनॉमी, दलित कैपिटलिज्म की चर्चा हो रही है पिछले 20 साल से, दलित पत्रकारिता की चर्चा हो रही, दलित मीडिया की चर्चा हो रही है, क्या ये सब हो पाता? तो कई बार लोकतंत्र एक एब्सोल्यूट, एक पूर्णतावादी परिकल्पना हमारे मन में होती है, जिसके कारण जो हो रहा होता है, जो प्रभावशाली होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसका दीर्घकालिक असर होता है, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए यदि ये है विषय में वंचित समाज, वंचित समुदाय, तो उसका एक अर्थ बनता है। इससे पहले कि मैं आधुनिक साहित्य पर लोकतंत्र के रिश्तों के बारे में बात करूं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले लोकतंत्र को बुनियादी तौर पर हम डिफाइन कर लें कि लोकतंत्र है क्या। और मैं किसी क्लासिकल परिभाषा में किसने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो बने हैं तीन सदियों में जो लोकतंत्रों का विकास हुआ है, मैं उसमें जाना चाहता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जब चर्चा शुरू हुई, डेमोक्रेसी की चर्चा शुरू हुई, तो वह एक मूलतः एक राजनीतिक घटना, एक राजनीतिक परिकल्पना थी, और इसकी शुरुआत यूरोप से हुई। ये जो आधुनिक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ग्रीस में कुछ था, भारत में भी केपी जायसवाल ने 1919 में किताब लिखकर, एक बड़ा निबंध लिखकर कहा कि भारतीय समाज में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पुरातन उदाहरण मौजूद थे, और उन्होंने कई उदाहरण भी उसके पेश करने की कोशिश की। लेकिन ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू मतदान है, क्योंकि इस मतदान, इक्वल वोटिंग राइट के बगैर डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकती। दुनिया के किसी भी पुरातन लोकतंत्र में वो जिस तरह का भी था, भारत में या यूरोप के पुराने समाजों में, वो इस तरह की इक्वल वोटिंग राइट से वो बना हुआ नहीं था। तो लोकतंत्र मूलतः एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में यूरोप में विकसित हुआ, जिसमें 3 महत्वपूर्ण परिघटनाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, भूमिका थी डेमोक्रेसी को विकसित करने। यदि यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसा नहीं होता, यदि यूरोप में इनलाइटनमेंट, प्रबोधन नहीं होता, ज्ञानोदय नहीं होता, और यदि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति नहीं होती, तो यूरोप में डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं बनती जैसा कि वो आई। नवजागरण, प्रबोधन और औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक लोकतंत्र को जन्म दिया। इसलिए आप चाहें तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक तरह से पूंजीवाद और मॉडर्निटी का उप उत्पाद है। जैसे मॉडर्निटी पूंजीवाद का और इस पूरी प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है, वैसे ही डेमोक्रेसी भी पूंजीवाद का और इस पूरे प्रोसीजर का एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, उससे पैदा हुआ है। और जहां पहले प्रयोग हुए, जिन मुल्कों, समाजों के भीतर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पहले प्रयोग, जैसे कि ब्रिटेन में या फ्रांस में, वहां आप इस पूरी परिघटना को देख सकते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक विचित्र अंतर्विरोध है कि जब यूरोप में डेमोक्रेसी का विकास हो रहा था, तो यूरोप के मुल्क पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद का विस्तार कर रहे थे। एक तरफ वो अपने समाजों के भीतर लोकतंत्र ला रहे थे, और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे समाजों के लिए वो एक भयानक शोषण प्रक्रिया इजाद कर रहे थे। पूरी दुनिया में ऐसी अमानवीय शोषण प्रक्रिया का उदाहरण इससे पहले कभी नहीं मिलता, जैसा कि उपनिवेशीकरण के दौर में मिलता है।
तो आप ये कह सकते हैं कि यदि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद ये डेमोक्रेसीज का विकास नहीं हुआ होता तो शायद उपनिवेशवाद भी इस प्रकार का नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं आया होता। इसलिए हमारे यहां एशिया में, भारत में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, अमेरिका में लोकतंत्रों का विकास पूंजीवाद के साथ नहीं हुआ। यूरोप में लोकतंत्र का विकास पूंजीवाद के साथ हुआ, लेकिन भारत जैसे एशियाई मुल्कों में, अफ्रीकी मुल्कों में लोकतंत्र का विकास पूंजीवाद के साथ नहीं हुआ। भारत और एशिया और अफ्रीका में लोकतंत्र का विकास उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलनों से हुआ। इसीलिए यूरोप की डेमोक्रेसी और एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों की डेमोक्रेसी में कुछ बुनियादी अंतर हैं, ऊपरी तौर पर सब कुछ एक जैसा दिखाई देने के बावजूद, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से हुई है। उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन कई बार ऐसा समझा जाता है कि मूलतः एक राजनीतिक आंदोलन था, क्योंकि वो अंग्रेजी राज की समाप्ति के लिए मूलतः था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया में, भारत में और दूसरे मुल्कों में जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन हुए, जिन्हें हम स्वतंत्रता आंदोलन जैसे नाम से नवाजते हैं, उनने सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद नहीं डाली, बल्कि सामाजिक लोकतंत्रों की बुनियाद भी डाली। यदि ये उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन न हुए होते तो भारत जैसे मुल्कों में सामाजिक जनतंत्र की अवधारणा का उस तरह से विकास नहीं होता। अभी प्रोफेसर अरविंदाक्षन सर ने जिन पुरानी किताबों का जिक्र किया, चाहे वह गणेश सखाराम देवस्कर की किताब देशेर कथा है, या दादा भाई नौरोजी की किताब द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, उसमें वो भी एक अलग तरीके से डेमोक्रेसी के बारे में बात करती है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की किताब संपत्ति शास्त्र या हिंद स्वराज, या ऐसी तमाम किताबें, इन सब का संबंध लोकतंत्र से है। लेकिन ये जो समाज के भीतर भारत में सोपानीकरण था, जिसका कोई संबंध ब्रिटिश राज से नहीं था, उपनिवेशवाद से नहीं था, एक आंतरिक उपनिवेशन भारतीय समाज में सदियों से मौजूद था। सोपानीकरण और स्तरीकरण का ऐसा जटिल प्रारूप पूरी दुनिया में शायद किसी और समाज में नहीं होगा जैसा भारत में था। गोत्र, जो सबसे पहली पुरातन आइडेंटिटी है, गोत्र, वर्ण, जाति, उपजाति, पांत, इस सब का एक भयानक जाल। आप देखिए कि ये एक ऐसा समाज था जब जिस समाज में आदिम साम्यवाद के लक्षण मौजूद थे, दास व्यवस्था के लक्षण मौजूद थे, फ्यूडलिज्म तो इतना ताकतवर था और उसके साथ साथ उपनिवेशवाद के कारण एक अलग तरह का पूंजीवाद आ रहा था। क्षेत्रों, संस्कृतियों और पारिस्थितिकी का ऐसा जबरदस्त जंजाल, भाषा, बोली, उपभाषा, उपबोली, विभिन्न प्रकार के भाषा परिवार और विभिन्न प्रकार की ज्ञान परंपराएं, रहने के जो स्थान है, महानगर, नगर, कस्बे, पुर, गांव, कई तरह के गांव, टोले, राजस्थान में जैसे ढाणी कहते हैं, जहां एक घर दो घर होते हैं। जब आप सुदूर बाड़मेर में वहां जाते हैं तो गांव तो होता है 100 घरों का, लेकिन एक घर से दूसरे घर के बीच किलोमीटर भर की दूरी होती है। उस तरह के रहवास और धर्मों का एक संचाल, धर्म के भीतर पंथ, पंथ के भीतर उपपंथ और कितनी तरह की चीज। अब जैसे आप हिंदू कहते हैं, जैसे आजकल हिंदू कहा जाता है, आप उसका ही अध्ययन कीजिए। जो भारत में जो इस्लाम है उसका अध्ययन कीजिए, तो आप इतनी परतें, इतने रूप, इतने तरह की चीजें, इतनी जटिलता। यानी मुसलमान ना होते, बौद्ध ना होते, जैन ना होते, सिख ना होते, ईसाई ना होते, तो अकेले हिंदू समाज इतना परतीला, इतना जटिल होता। और यदि हिंदू भी ना होते, सिर्फ मुसलमान होते, तो इतनी परत वाला और इतने तरह के विभेद और सोपानीकरण इस समाज में मौजूद थे। तो ये जो विशिष्टताओं से, दूसरे से परहेज करने वाली जो चीजें थी, उनसे भरा रहने वाला ये एक जटिल समाज था।
तो इसलिए उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने एक तरफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए नींव डाली, तो उसने दूसरी तरफ ये जो अलग अलग तरह की विशिष्टताएं और जटिलताएं और पृथकताएं और अलगाव और सोपानीकरण और स्थिरीकरण और भेदीकरण थे, उन सबको भी आपस में गूंथने का और आपस में संवाद करने का एक अवसर उपलब्ध कराया। तो पूरा का पूरा भारतीय नवजागरण, राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, सरस्वती हो, रानाडे हो, विवेकानंद हो और गांधी तक, और दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले, पेरियार, नारायण गुरु, अच्युतानंद और अंबेडकर, तीसरी तरफ कमला देवी चट्टोपाध्याय, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई पंडिता, सरोजनी नायडू और दुर्गा भाभी और कल्पना की आंदोलन और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने भारतीय समाज में दूसरी बार बहुत प्रभावशाली तरीके से जनतांत्रिकरण की एक महाप्रक्रिया प्रारंभ की। पहला आंदोलन भक्ति आंदोलन था। आप चाहें तो बौद्धों के आंदोलन को भी आप उसमें उल्लिखित कर सकते हैं, जिसने एक तरह से एक सीमित लोकतंत्र जनतांत्रिकता का एक अभियान चलाया था, लेकिन वृहद अभियान तो भक्ति आंदोलन ने चलाया। और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें हर तरह के लोग शामिल हो रहे थे। आप किसी भी महत्वपूर्ण लेखक को उठाकर देख लीजिए, कोई भी एक, उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद या रविन्द्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या ताराशंकर बंदोपाध्याय या कोई भी, तो आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग समुदायों के लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो 1857 से 1947 के जो 90 वर्ष हैं, ये भारतीय समाज में वंचित समुदायों के दृष्टिकोण से जनतांत्रिकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 90 वर्ष हैं। इससे पहले जो कारनामा 900 वर्षों में नहीं हुआ, वो कारनामा अकेले 90 वर्षों में हुआ। और मुझे कहने, आपको आपत्ति हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कहने दें कि सारी विसंगतियों के बावजूद ये जो आज़ादी के ये 77 साल हैं, इन्होंने उस जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया को तमाम तरह के अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ाया है, इसे रोका नहीं है। और ये इंडियन डेमोक्रेसी की, भारतीय लोकतंत्र की अपार सफलता है। आज वो समुदाय भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं जो आज से 25 साल पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, जो साइलेंट वॉइसेस थी। और मैं दलितों और पिछड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, आदिवासियों की। दलितों में जो सबसे कमतर थे, संख्या बल जिनका कम था, शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है, ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है, उसमें जो कम पॉपुलेशन वाले लोग थे, जो 25 साल पहले सीन में नहीं थे, वो लोग भी 25 सालों में दृश्य के अंदर आ रहे हैं। और इन वर्षों में ये सब घटनाएं हो रही हैं। यदि आप बहुत गौर से देखें तो आपको जाति नाम पहली बार दिखाई देंगे। लालू प्रसाद यादव ने का एक भाषण मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि हमने पहली बार इस जाति के व्यक्ति को मंत्री बनाया, जब वो 89 में चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। और उन्होंने कहा कि मैंने उनको मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दिया और कहा कि अपने गांव में, अपने इलाके में जाकर जाओ और एक पूरा चक्कर मारकर आना और नीचे उतरना, फिर इसी हेलीकॉप्टर से पटना लौटना। आपको छोटी घटना लग सकती है ये, लेकिन एक ऐसी जाति जिसका पिछले 3000 साल से कोई आदमी गांव में ताकतवर लोगों के यहां बोरे और फट्टी पे ना बैठा हो, घर में बैठने की जिसकी हैसियत ना रही हो, वो आदमी जब एक मंत्री बनता है और हेलीकॉप्टर में बनता है, तो आप इससे मुकाबला करेंगे कि उसकी समाज की, समुदाय की आर्थिक स्थिति में क्या फर्क पड़ा है, उसकी सामाजिक स्थिति में क्या फर्क पड़ा है, उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना बड़ा है। तो आपको शायद अभी 50 साल लगेंगे ये सब डाटा बनाने में, लेकिन मानसिक और आत्मिक स्तर पर, अभी जिस आंदोलन का जिक्र कर रहे थे अरविंदाक्षन सर, आत्मसम्मान, वो भावना लाने में इस पूरी प्रक्रिया ने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है। इसलिए मैं इस नुक्ते से शुरू करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में किसी भी बुर्जुआ डेमोक्रेसी की तरह 1000 बुराइयां होती हैं, क्योंकि जितनी बुराइयां समाज के भीतर होती हैं, वे सारी की सारी बुराइयां समाज से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आती हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी समाज को मौलिक रूप से बदलती नहीं है, समाज को वैसा का वैसा रखने में ही उसकी दिलचस्पी होती है, लेकिन वो सबको हिलाता है, हिलाने का अवसर देता है। इसीलिए जब लोकतंत्र नहीं आया था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कायम नहीं हुई थी, अभी भारत में सिर्फ म्युनिसिपल
म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस के चुनाव हो रहे थे। दार्जिलिंग में म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन बना पहला, वहां से लेकर आप आइए और सारे म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस में ही पहले सबसे पहले चुनाव आजमाया गया था। उन सब जगहों, मैंने पहले प्रोविंसेस के चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले आपको ऐसी आवाजें हिंदी में सुनाई पड़ने लगती हैं, भारतीय समाज में सुनाई पड़ने लगती हैं, जैसे अछूतानंद की आवाज। 1913 में लिखी गई उनकी गजल है, निष्दिन मनुस्मृति हमको जला रही है। कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं हुआ है अभी नॉर्थ के अंदर, लेकिन अच्युतानंद ये वाक्य लिख रहे हैं, निष्दिन मनुस्मृति हमको जला रही है। मनुस्मृति के प्रति ये भाव बिना वो प्रक्रिया हुए, जिसे आप कैसे औपनिवेशिक शासन में जो परिवर्तन समाज के भीतर हो रहे थे, उनके बिना वो नहीं हो सकती थी। या उसके 3 वर्ष बाद प्रकाशित हीरा डोम की वो कविता अछूत की शिकायत, जो सीधे ईश्वर से एक तरह का डायलॉग है। यदि ये वंचित समुदाय जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, आप आज उठाकर देखिए कि डोमों की कितनी आबादी है शेड्यूल कास्ट के अंदर, और हीरा डोम के बाद कौन सा डोम आया है हिंदी लिटरेचर में। इस बात को उठाकर आप देखेंगे तो जिसे कम्युनिटी कहते हैं, समाज नहीं कम्युनिटी समुदाय कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आपको दूसरा डोम तो हिंदी में दिखाई नहीं देता। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि ये कहां से आ रही है यह चीज। ये उसी उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन से आ रही है। मैं समझता हूं ऐसा, क्योंकि मुझे आना है समकालीन पर, आजादी के बाद के साहित्य पर। मैं समझता हूं कि ऐसा कि वंचित समुदायों के भीतर जो हलचल पैदा हुई थी, उसका हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेशन, सर्वश्रेष्ठ उसकी चेतना का रूपायन एक लेखक के अंदर हुआ है, और वो लेखक प्रेमचंद है। आपको अलग से दलित का अध्ययन नहीं करना है, आपको अलग से स्त्री का अध्ययन नहीं करना है, आपको पिछड़ों का, किसानों का और तमाम तरह के जो आर्थिक भेद हैं उनका आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप सिर्फ प्रेमचंद को पढ़ लें तो लगता है कि जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया में जो तमाम तरह के समुदाय शामिल हो रहे हैं, वो कैसे एक कथा संरचना के भीतर अपनी जगह बना रहे हैं और कैसे बदलते हुए समाज के साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आपको किसान मिलेंगे, हर प्रकार के किसान, लैंडलॉर्ड्स मिलेंगे, भूस्वामी किसान, और वहां से लेकर भूमिहीन मजदूरों तक आपको किसानों की सारी श्रेणियां मिलेंगी। आपको भूमिहीन मजदूरों में हर प्रकार के मजदूर मिलेंगे, दलित मिलेंगे और तमाम दूसरे, दलित स्त्रियां मिलेंगी पहली बार आपको। आप चाहें तो जिसे आज दलित स्त्रीवाद कह रहा है, उसकी बुनियाद भी आप प्रेमचंद के कथा साहित्य में जगह जगह पर देख सकते हैं, उससे वो शुरू हो सकती है। वो आपको शहरी मजदूरों का एक विशाल सिलसिला मिलेगा, निम्न मध्यवर्गीय लोगों का मिलेगा, माइग्रेंट लोगों का एक विशाल सिलसिला आपको प्रेमचंद के साहित्य में मिलेगा, और हिंदू मुसलमानों के भीतर जो स्तरीकरण है, उस सब की आवाजें आपको उनके साहित्य के भीतर दिखाई देंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो खंडित, टूटा हुआ जो वंचितों का बोध है, सब अपनी अपनी अलग अलग बात करना चाहते हैं। प्रेमचंद ने जैसे उस सब को एक आइडेंटिटी के अंदर समोने की कोशिश की, और वो आइडेंटिटी है निर्बल की, जिसे गांधी अंतिम व्यक्ति कहते थे, पंक्ति का आखिरी आदमी। मुझे याद है श्याम बेनेगल का एक सीरियल संविधान आता था। संविधान में एक दृश्य था जिसमें युवा जगजीवन राम, जो संविधान सभा के सदस्य बन गए थे, वो गांधी से मिलने सेवाग्राम गए, और उन्होंने कहा कि बापू, आपका कोई संदेश है संविधान सभा के लिए। बहुत ही जबरदस्त दृश्य है। एक अजीब किस्म की दुख भरी, विषाद भरी मुस्कान गांधी के चेहरे पर आई, और जो पहला वाक्य उन्होंने कहा कि संविधान सभा को मेरे संदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जगजीवन राम ने दोबारा उनसे कहा तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कानून बनाओ तो यह सोचो कि इस कानून का समाज के अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गांधी जी से आखिरी आदमी कहते थे, प्रेमचंद ने उसको निर्बल की तरह। इसीलिए आप देखेंगे प्रेमचंद के कथा साहित्य में निर्बल शब्द बकायदा, गरीब की हाय जैसी एक धारणा, जो पुरातन धारणा है,
जो मूलतः एक भक्ति मूवमेंट से उपजी हुई धारणा है, जिसका कोई ठोस सामाजिक आधार नहीं है, लेकिन एक इमोशनल प्ली करती है वो चीज, वो तक भी आपको मिलेगी। ये जो निर्बल है, जैसे प्रेमचंद ने निर्बल बनाया, जिसमें दलित है और आदिवासी तो नहीं है, स्त्रियां हैं और तमाम तरह के पिछड़े और किसान और भूमिहीन मजदूर, औद्योगिक मजदूर हैं, वो सबसे जो आइडेंटिटी मिलती है निर्बल। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिस पर अब आक्रमण हो रहा है। आप चाहें तो कहें कि प्रगतिशील साहित्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी इस धारणा पर अब आक्रमण हो रहा है कि उन्होंने अलग अलग लोगों की बात नहीं की, उन्होंने दलितों की बात नहीं की, उन्होंने आदिवासियों की बात नहीं की, उन्होंने स्त्रियों की बात नहीं की, उन्होंने पिछड़ों की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इस सब को मिलाकर एक आइडेंटिटी गढ़ी थी, निर्बल की आइडेंटिटी, और उन्होंने इस निर्बल की आइडेंटिटी पर जोर दिया। जैसे हमारे समय में ये कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रेमचंद के समय में थी, गांधी के समय में थी और अब खत्म हो गई। हमारे समय में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो निर्बल की एक कंप्लीट आइडेंटिटी को आज भी कविता में, साहित्य में धारण करते हैं। जैसे मैं प्रतिनिधि के तौर पर नाम लूं तो मैं अरुण कमल का नाम ले सकता हूं। उनका जो पिछला संग्रह है, ये जो संग्रह अभी अभी आया है, रंगसाज की रसोई, इससे ठीक पहला जो संकलन है कोसाफल, उसमें कई कविताएं, योगफल, माफ करें, हाँ योगफल में कई कविताएं, जिसमें एक लंबी कविता है निर्बल का गीत। तो ये जो निर्बल है, जो फ्रीडम स्ट्रगल से निकला है, जो ठाकुर का कुआं में है, सदगति में है, जो ईदगाह में है, जो स्वामिनी में है, जो घासवाली में है प्रेमचंद के यहाँ, जो सिलिया है, जो झुनिया है शहर जाकर, जो गांव में भी और शहर जाकर, एक चुहिया नाम का चरित्र है, ये सबको मिलाकर एक निर्बल की आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी आज तक चली आ रही है। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत उचित बात प्रोफेसर रवि भूषण जी ने कही कि पहला डेमोक्रेसी के पहले प्रयोग आने से पहले प्रेमचंद ने उसका क्रिटिक, फर्स्ट क्रिटिक उसका उन्होंने बना लिया था। 1923 की किताब है रंगभूमि। बनारस में म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है। म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में काम करने वाले एक नेता हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर प्रभात कुमार गांगुली, यदि मैं नाम नहीं भूल रहा हूं तो स्मृति के आधार पर यह नाम है। उपन्यास के आखिर में जब म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन सारे कोशिश के बावजूद सूरदास की जमीन के विरुद्ध निर्णय ले लेती है दो दफा, तो प्रभात कुमार गांगुली कहते हैं कि मैं तो समझता था कि इनमें रहकर मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं इतने वर्षों तक, 4 दशक में या इतने साल इसमें रहकर मैंने देखा कि इस समय की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। जो बात आगे चलकर आपको गोदान में दिखाई देती है, जिसका उचित ही उल्लेख प्रोफेसर रवि भूषण जी ने किया, कहा जहां कई अनेक तरह के डिस्कोर्स डेमोक्रेसी के बारे में है, वो खुर्शीद का पूरा वाक्य उन्होंने उद्धृत किया था। उससे पहले देवी दीन खटीक और आहुति और तमाम जगहों पर लोकतंत्र का एक जबरदस्त क्रिटिक, जबकि अभी पहले चुनाव नहीं हुए थे, प्रेमचंद ने लिखा। प्रेमचंद इस बात को समझ रहे थे, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यदि समाज वर्ग विभाजित है, सोपानों में बटा हुआ है, स्तरीकरण है, विभेदीकरण है और मान्यता प्राप्त है, तो कोई भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उसको अतिक्रांत नहीं कर सकती, उसको पार नहीं कर सकती, उसको मौलिक रूप से बदल नहीं सकती। यही बात तो प्रेमचंद 1923-24 में रंगभूमि में कह रहे थे कि समाज में जो भेद मौजूद होगा वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में भी वो किसी न किसी रूप में उसी तरह से रहेगा। इसलिए वो इस बात को देख रहे थे कि अंततः डेमोक्रेसी अमीरों की, शक्तिवानों की चीज है, धनिकों की चीज है, धनाढ्यों की चीज है, और इस बात को हमने रोज देखा इंडियन डेमोक्रेसी में। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी इस मामले में विलक्षण है कि हमने यदि धनिकों की बहुत सारे वो जो मैंने कहा कि वो कंटिन्यू करने का एक माध्यम है डेमोक्रेसी, क्योंकि मूलतः वो पूंजीवाद के नियमों से संचालित है, तो ये भी कहने से गुरेज नहीं कि ये जो 70-75 साल है इसमें वंचित तबकों की कितना प्रवेश हुआ है और वो कैसे राजनीति को तोड़ रहे हैं, तोड़ और मोड़ रहे हैं। ये जो हिंदू आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, जिसमें वंचित का अलग से कोई डिस्कोर्स नहीं है। आप देखिए कि 2024 का पूरा चुनाव, खासतौर पर नॉर्थ में जो कमाल हुआ, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो कमाल हुआ है, वो हिंदू आइडेंटिटी के भीतर वंचितों की तोड़फोड़ से ही तो बना है।
तो एक तरफ कोशिश चलती रहती है डेमोक्रेसी को एक खास रूप देने की, लेकिन उसके साथ साथ ये जो शांत और धीमी गति से आते हुए निर्बल, वंचित, अभावग्रस्त, निर्धन, हर तरह से बाहर धकेल दिए गए लोग हैं, ये भी अपना कुछ न कुछ कारनामा उसके भीतर अपनी कोई ना कोई चीज करते रहते हैं। प्रगतिशील काव्यधारा ने इस पूरे विरासत को, जो प्रेमचंद की विरासत है, इसको सबसे अद्भुत तरीके से विकसित किया। केदारनाथ अग्रवाल वो लेखक हैं, और निराला दो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आजादी से पहले कविता में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया था। हम कहना मारो नजरिया जैसी कविता केदारनाथ अग्रवाल ने 1946 में लिख ली थी, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि तुम राजा की अटरिया पे बैठी रहो, तुम ऊंची अटरिया पे बैठी रहो, तुम राजा की ओढ़े चुनरिया, सीधा सीधा। और नागार्जुन, फैज अहमद फैज, गिरजा कुमार माथुर, इसके तुरंत पीछे गिरजा कुमार माथुर और फैज अहमद फैज ने 15 अगस्त 1947 को जो गीत लिखे, पहरुए सावधान रहना, या फैज की वो नज्म है सुबह आजादी, ये दाग दाग उजाला, चले चलो की मंजिल अभी नहीं आई, या 15 अगस्त 1948 को लिखी गई कविता नागार्जुन की जन्म दिवस शिशुराज का 6 पंक्तियों की कविता। तो एक तरह का क्रिटिसिज्म, आलोचना। आग लगे इस राम राज्य में 1950, 51, 52 की पूरी सीरीज है, जिसमें 30 से ज्यादा कविताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। आग लगे इस राम राज्य में, यहां से लेकर जहां स्ट्रेट दिखाई देती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की आलोचना, वहां से लेकर मुक्तिबोध के यहां भूल गलती और क्या है। भूल गलती आज बैठी है ज़रब अख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। कौन है भूल गलती? क्या है भूल गलती? उसका अनिवार्य संबंध डेमोक्रेसी से है, इंडियन डेमोक्रेसी से, और उसके विरुद्ध एक विद्रोह होगा, इसकी भी एक आहट उस कविता के अंदर मौजूद है। और उससे भी कम जहां दिखाई देती है, अंधेरे में कविता का विश्लेषण होना चाहिए लोकतंत्र के संदर्भ में। बाकी सब संदर्भों से उसके बारे में बात हुई, फांसीवाद के संदर्भ में हुई, और तमाम उसके पहलू हैं, लेकिन लोकतंत्र के संदर्भ में उस पर बात होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा कवि है, जिसकी लगभग 3/4 कविताएं इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं, वो है नागार्जुन। शासन की बंदूक, तीनों बंदर बापू के, किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहां सुखी है कौन यहां मस्त है, सेठ की है जनवरी सेठ का अगस्त है, सेठ यहां सुखी है सेठ यहां मस्त है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी से लेके भोजपुर और हरिजन गाथा तक। और आखिरी कविता मायावती पर लिखते हुए 1987 में आखिरी कविता नागार्जुन की मायावती पर है। एक कवि जिसने लोकतंत्र के बाल ठाकरे पर, निर्दयता की ढाल ठाकरे, वो हर रेशा रेशा एक दैनंदिन डायरी की तरह डेमोक्रेसी में जो कुछ घट रहा है वो आपको नागार्जुन के यहां दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ रघुवीर सहाय हैं, रामदास। कौन है रामदास? यदि वो प्रेमचंद का वो निर्बल नहीं है, तो रामदास कौन है जिसकी हत्या होनी है सार्वजनिक तौर पर घोषणा करके। और रघुवीर सहाय की दूसरी कविताएं, आत्महत्या के विरुद्ध, या हंसो हंसो जल्दी हंसो के भीतर, और धूमिल, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी और भेड़िया सीरीज की कविताएं, या श्रीकांत वर्मा मगध में, या दुष्यंत कुमार कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मत कहो आकाश में कोहरा घना है। ये सारे के सारे कवि। और उसके बाद नक्सलबाड़ी के कवि चंद्रकांत देवताले जब 1982 में भूखंड तप रहा है लिखते हैं, तो वो किसके लिए लिख रहे हैं? उसका जो नायक है वो कौन है? वो एक निर्बल, अभावग्रस्त, डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति ही तो है। जब वो थोड़े बच्चे और बाकी बच्चे लिखते हैं, जब वो पंत पेशवा शहर में पधार रहे हैं जैसी कविता लिखते हैं, या विनोद कुमार शुक्ल जिनके काव्य संसार के बारे में अभी उनके राजनीतिक निहितार्थों या डेमोक्रेसी से उसके संबंधों पर अभी ठीक से चर्चा नहीं हुई। रायपुर बिलासपुर संवाद क्या है? या उनकी वो लंबी कविता लगभग जय हिंद क्या है? और उसी दरमियाने में लिखा गया उनका उपन्यास नौकर की कमीज, उसका लोकतंत्र के संदर्भ में एक स्वतंत्र विश्लेषण होना चाहिए।
जिसकी चर्चा नहीं हुई है। और फिर वो सब कवि जिन्होंने हमारे समकालीन लोकतंत्र की एक सघन आलोचना प्रस्तुत की, चाहे वो राजेश जोशी हों, चाहे वो आलोक धनवा हों, चाहे वो अरुण कमल हों, इन सब से ज़्यादा जिस कवि ने 1990 के बाद के लोकतांत्रिक और सामाजिक सामुदायिक परिवर्तनों पर बहुत गहरी और सूक्ष्म निगाह रखी, कुमार अंबुज। यदि मुझे एक कवि चुनना हो 1990 के बाद के लोकतंत्र संबंधी विमर्श का, तो मैं निस्संदेह कुमार अंबुज को चुनना चाहूंगा। अनेक महत्वपूर्ण कवियों के होने के बावजूद जितनी बारीकी से उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को, अभी उनका जो पिछले 2 संग्रह हैं, अमीरी रेखा और उपशीर्षक, इनको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वो सब कुछ जो दबा छुपा है वो सब उसके भीतर। एक लंबी कविता उनकी आई है, इस कविता संग्रह में है, उपशीर्षक संग्रह में है, शोक सभा। एक जटिल कविता है, जल्दी से वो पकड़ में नहीं आती, लेकिन उसके अंदर ये जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है, जो 1990 के बाद का लोकतंत्र है और भारतीय समाज है, वो जबरदस्त तरीके से उसकी आलोचना उसके भीतर पेश की गई। और तमाम कवि, अष्टभुजा शुक्ल भारत घोड़े पर सवार है, या हाथा मारना, एकांत श्रीवास्तव की जो किसानों से संबंधित कविताएं हैं, कन्हार या नागकेशर का देश, या बिल्कुल युवा कवियों की अनुज लुगुन की कविताएं, अघोषित उल गुलान की कविताएं, पत्थलगढ़ी की कविताएं, जसिंता की कविताएं, विहाग वैभव और पराग पावन जैसे कवियों की कविताएं, उन सारे के भीतर आपको वो जो चीज है लोकतंत्र की, राजनैतिक लोकतंत्र की आलोचना और सामाजिक लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाने की बात आपको हर कवि के भीतर दिखाई देगी। और ऐसा नहीं कि कविता अकेली है इस पूरे प्रसंग में। कविता के साथ उपन्यास में, कथा साहित्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की एक सघन आलोचना पेश की गई है। झूठा सच का दूसरा भाग एक स्वतंत्र विमर्श की मांग करता है कि कैसे 1960 में, मैं समझता हूं कि यदि कोई एक उपन्यास है जो 15 साल के अंदर भारत के लोकतंत्र की इतनी तीक्ष्ण और बारीक पड़ताल करता है, तो वो उपन्यास मैला आंचल नहीं, झूठा सच का भाग 2 है। उसके बाद ही मैला आंचल का आधा गांव का, या राग दरबारी का, या काला जल का नाम आएगा, या धरती धन ना अपना का नाम आएगा, या नौकर की कमीज अपना मोर्चा आखिरी कलाम का, या सूखा बरगद और झीनी झीनी बीनी चदरिया जैसे उपन्यासों के नाम आएंगे, या हमारा शहर उस बरस जैसे उपन्यासों के नाम आएंगे। लेकिन सबसे पहले उसकी शुरुआत झूठा सच से होती है। इस पूरे प्रकरण में एक और बात, कई बातें हैं लेकिन हम सभी को समान रूप से बोलना है, 2-3 और बातें कहकर मैं खत्म करूंगा इस बात को। एक और महत्वपूर्ण बात है जो राजनैतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो चीज है मुक्त छंद की खोज। समाज में जनतांत्रिकरण होगा तो लिटरेरी फॉर्म्स भी जनतांत्रिकृत होंगे, साहित्यिक संरचनाएं भी जनतांत्रिकृत होंगी। इसलिए प्रोज ने, गद्य ने वो जनतांत्रिकरण का रास्ता खोला। इसलिए गद्य ही असल में जनतांत्रिकता का सबसे बेहतर और उचित संरचना है, जनतांत्रिकरण को व्यक्त करने वाली, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, या दूसरी विधाएं। आप देखेंगे इसलिए वंचित समुदायों ने जब भी हस्तक्षेप किया है तो सबसे पहले कथा संरचनाओं में हस्तक्षेप किया। उन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं। दया पवार ने मराठी में दलित साहित्य की शुरुआत आत्मकथाओं से होती है, हिंदी में भी एक तरह से होती है। स्त्रियों ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहानियां और निबंध लिखे छोटे छोटे। यद्यपि कि 100 से ज्यादा कवि हैं 1857 से लेके 1947 के बीच के 90 साल में 100 से ज्यादा स्त्रियां लिख रही हैं। इसमें निर्गुणियां स्त्रियां भी हैं। अभी हमारा परिचय एक ऐसी निर्गुण स्त्री से हुआ है जिसका साहित्य अभी हिंदी में देखा नहीं गया है। वो भरकुड़ा संप्रदाय जो निर्गुणियों का है, जिसमें पलटू दास और भीखा दास और बूला साहब और गुलाल साहब आते हैं, जिसको गुलाल पंथ कहा जाता है।
उससे उनका संबंध है। 1944 में उनकी मृत्यु होती है। निर्गुणी है पूरी तरह, बलिया की रहने वाली एक कायस्थ स्त्री हैं, 5 किताबें हैं। तो ठेठ निर्गुणियों के भीतर भी लोग आ रहे हैं और हर तरह की प्रक्रिया में वो आवाज आ रही है। तो गद्य जनतांत्रीकरण का एक अवसर देता है और उसको उपलब्ध करता है, लेकिन कविता जो सबसे पुरातन इतिहास है जिसका, उसको भी यदि वो जनतांत्रीकृत ना हो तो जनतांत्रीकरण की पूरी प्रक्रिया अधूरी होगी। यदि संगीत जनतांत्रीकृत ना हो, यदि चित्रकला जनतांत्रीकृत ना हो, यदि थिएटर जनतांत्रीकृत ना हो, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए इन सबको जनतांत्रीकृत होना है। इसलिए आप देखेंगे थिएट्रिकल फॉर्म्स का जनतांत्रीकरण होता है, संगीत का जनतांत्रीकरण। अभी घराने में सीखते थे आप, गुरु शिष्य परंपरा में 1940 के आसपास जब भातखंडे और वो पूरा प्रक्रिया शुरू होती है, तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति स्कूल में जाकर संगीत सीख सकता है। पूरी की पूरी जो एक फ्यूडल सिस्टम था गुरु शिष्य का, उसको तोड़ दिया डेमोक्रेसी ने। तो फॉर्म की जो डेमोक्रेसी है, उसका जो रिफ्लेक्शन फॉर्म के भीतर हो रहा है, मुक्त छंद, ये यूं ही नहीं है कि अच्युतानंद ने वो सारे फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं किए जो उस समय हिंदी कविता में लोकप्रिय थे, द्विवेदी युग की कविता में, और वो 2 फॉर्म्स की तरफ गए जो पुराने फॉर्म्स थे। एक गजल का फॉर्म था। यदि हिंदी हिंदू लोगों से भरी हुई थी, और हिंदू का मतलब सवर्ण और द्विज हिंदू था, तो यह भी एक तरह का प्रोटेस्ट था कि उनको वो फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करने थे जिन्हें प्रभावशाली, वर्चस्वशाली लोग उस जमाने में इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए वो हाल ही के फॉर्म की तरफ, पुराने फॉर्म की तरफ, गजल की तरफ गए। और ये जो कविता मैंने पढ़ी, निस्दिन स्मृति मनुस्मृति हमको जला रही है, गजल है। उन्होंने निर्गुणियों की भजन शैली में कविताएं लिखी, पंपलेट्स लिखे गद्य में, छोटे नाटक लिखे। हीरा डोम ने लोकगीत की शैली में लिखा, कोई पॉपुलर फॉर्म नहीं था हिंदी में उसका, लेकिन ये सब परिवर्तन महत्वपूर्ण थे। लेकिन हिंदी कविता में मुक्त छंद का आना और मुक्त छंद की खोज जनतांत्रीकरण की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी, इसलिए निराला ने उचित ही उसे जीवन की मुक्ति कहा, जीवन की मुक्ति से जोड़ा, जो कि पूरी की पूरी प्रक्रिया असल में स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह का रिफ्लेक्शन उनके इस वाक्य में होता है। लेकिन मैं नामदेव ढसाल की एक कविता पढ़ रहा था जिसका एक टुकड़ा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि कैसे वंचित समाजों के लिए, वंचित समुदायों के लिए मुक्त छंद एक, जिसको बोलते हैं वो उस आग की तरह है जिसे वो चुरा कर लाया था। एक मनुष्य, हाँ, भारत में वो दूसरा नायक है, यमगाथा नाटक है, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, दूधनाथ सिंह का वो नायक का नाम, पुरुरवा, अग्नि चुरा कर लाता है इंद्र के यहां से। आप समझिए कि ये मुक्त छंद की खोज एक तरह से इंद्र के गढ़ में घुसकर आग चुराने जैसी चीज थी। नामदेव ढसाल कहते हैं, केतन पिंपालपुरे का यह अनुवाद है, मुक्त छंद की सजीवनी से हम जिंदा हुए हैं, तुम्हारे पापों का छिनाल घड़ा फोड़ने के लिए शब्द बोले, अंधेरे ने सूर्य देखा तब, मुक्त छंद की संजीवनी से हम जिंदा हुए हैं। तो वो जो चीज निराला ने जिसे जीवन की मुक्ति कहा था, वंचित समुदायों के जनतांत्रीकरण के लिए, क्या मुक्त छंद नहीं होता तो इतनी विस्तृत आदिवासी कविता होती? विश्वासी एक्का जी लिख रही होती, वो किस फॉर्म में लिखती? क्या वो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की शैली में जाती वापस? क्या वो सब कुछ वो जो कहना चाहती थी वो कह सकती थी उसमें? अनुज लुगुन जो कह पा रहे हैं मुक्त छंद में, क्या वो अपने पॉपुलर लोकप्रिय पुराने फॉर्म्स में कह सकते थे? क्या जसिंता जो चीज कह पा रही हैं वो चीज वो पुराने फॉर्म्स में कह सकती थी, भले वो आदिवासियों के इजाद किए हुए फॉर्म्स थे? तो संरचना का सवाल, फॉर्म का सवाल भी डेमोक्रेटाइजेशन की इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुक्त छंद की संजीवनी ने वंचित समुदायों को कविता के भीतर प्रवेश कराने की एक बड़ी मुहिम शुरू की। आपने देखा प्रोफेसर रवि भूषण जी जब
उद्घाटन भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण का एक आशय यह था कि पिछले एक दशक से अधिक समय में पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर दुनिया के जो सबसे बड़े दो लोकतंत्र हैं उनके भीतर भारत सहित लोकतंत्र सिकुड़ रहा है, डेमोक्रेसी श्रिंक कर रही है। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि पिछले 3 दशकों में जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिकुड़ रही है तो उन्हीं 3 दशकों में साहित्य और संस्कृति की दुनिया में और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के भीतर भी इतनी जबरदस्त मात्रा में वंचित समुदायों से लोग आए हैं। पूरे वांग्मय में उसकी 10% भी नहीं थी। अकेले 30 साल में 3000 सालों के बराबर जितने दलित आए हैं, जितने आदिवासी आए हैं, 3000 साल एक तरफ, यानी ऋग्वेद के पहले छंद की रचना जब हुई होगी ईसा पूर्व 2300, आज से 4300 साल पहले, ये पूरे 4300 साल जोड़ लीजिए एक तरफ और ये 30 साल जोड़ लीजिए 1990 के बाद के 3 दशक, तो आप देखेंगे इतनी बड़ी मात्रा में आदिवासी, इतनी बड़ी मात्रा में पिछड़े, इतनी बड़ी मात्रा में दलित, इतनी बड़ी मात्रा में स्त्रियां, उसका 10% भी 3000 साल में, 4000 साल में नहीं आए थे। तो आखिर क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि एक तरफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की एक भयावह परिघटना हो रही है और दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेसी के भीतर, कल्चरल डेमोक्रेसी के भीतर ये बातें भी आ रही हैं। इस परिघटना का अध्ययन करने के लिए हमें पुराने ढंग का जो हमारा फ्रेमवर्क है सोचने का, उससे बाहर आना पड़ेगा और डेमोक्रेसी के बारे में कुछ और तरीके से विचार करना होगा। समय चूंकि खत्म हो गया है, इसलिए मैं इस बात को इसी सवाल पर खत्म कर रहा हूं। दोबारा कभी मौका मिलेगा तो कुछ कहूंगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। धन्यवाद।